हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कंफर्टेबल स्टडीज़। आज हम इसमें क्लास 6 का हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स का पार्ट 2 स्टडी करेंगे। पार्ट 1 में हमने ट्रेडर्स के बारे में जाना था और सिल्क रूट के बारे में हमने सीखा था। ठीक है, तो आज हम स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म और पिलग्रिम्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसमें दिया है कि द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, तो ये बुद्धिज़्म जो सेक्ट था ये लॉर्ड बुद्धा ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसमें क्या था, द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्का। तो जो ये कनिष्का थे इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत फैलाया, स्प्रेड किया, और इन्होंने क्या किया कि बुद्धिस्ट काउंसिल भी अरेंज की। बुद्धिस्ट काउंसिल यानी कि जो लोग बुद्धिज़्म के बारे में जानते थे या जो उसके स्कॉलर्स थे, मतलब उसको जानने वाले विद्वान थे, उनको उन्होंने एक मीटिंग के फॉर्म में बुलाया और बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस किए। उन इश्यूज़ में ये था कि कैसे बुद्धिज़्म को फैलाया जा सकता है, कैसे लोगों को बताया जा सकता है कि बुद्धिज़्म के क्या फ़ायदे हैं अपनाने से, और कहाँ कहाँ उनके लिए हम कोई भी ऐसी ओपनिंग स्टार्ट कर सकते हैं कि जहाँ से बुद्धिज़्म सेक्ट को स्प्रेड किया जा सके, लोगों तक उसकी नॉलेज पहुँचाई जा सके। ठीक है, तो इसी में एक था कि अश्वघोष। अश्वघोष एक पोएट थे जो कि कनिष्का के ही राज्य में रहते थे। उन्होंने बुद्धा के ऊपर एक बायोग्राफी लिखी थी, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, मतलब उनकी लाइफ के बारे में लिखा था। किस बुक में? बुद्ध चरिता। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है कि बुक बुद्ध चरिता वॉज रिटन बाय अश्वघोष। ठीक है, और अश्वघोष किसके उसमें रहते थे? राज्य में कुषाण रूलर कनिष्का। ठीक है, और अश्वघोष एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बिगैन राइटिंग इन संस्कृत। उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू किया। क्या लिखना शुरू किया? बुद्धा और बुद्धिज़्म के बारे में। अब ये जो कनिष्का ने बुद्धिज़्म को स्प्रेड किया तो उसमें कुछ चेंजेस आए। जो ओरिजिनल बुद्धिज़्म सेक्ट जब शुरू हुआ था उससे कुछ चेंजेस आए। क्या चेंजेस थे वो? कि जो पहले था, पहले बुद्धिज़्म को या लॉर्ड बुद्धा को सिर्फ स्कल्पचर की फॉर्म में ही, जैसे यहाँ दिया है, सिर्फ स्कल्पचर की फॉर्म में ही प्रेजेंट किया गया था। जैसे अब इस पिक्चर को हम देखेंगे, स्कल्पचर को, तो इसमें क्या था कि बुद्धा को दिखाया गया है और उनको यहाँ पे दिखाया है कि वो एक ट्री है जो कि बोधि ट्री जिसको कहते हैं, उसके अंडर में बैठ के, और लोग इधर देखो उनको मान रहे हैं। तो उनको दिखाया गया है कि वो लोग जो हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और ये सिर्फ एक स्कल्पचर की फॉर्म में दिखाया गया। और ये हमें कहाँ मिला है? ये मिला है स्कल्पचर फ्रॉम स्तूपा एट सांची। सांची के स्तूपा में हमें ऐसे स्कल्पचर्स मिलते हैं। लुक एट द ट्री और एम्प्टी बिलो। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हुआ, जो अब कुषाण रूलर कनिष्का ने जब स्प्रेड किया तो अब उसमें कुछ चेंजेस आ गए। क्या चेंजेस आए कि अब उन्होंने बुद्धा को या बुद्धिज़्म को स्टैचू की फॉर्म में भी दिखाया। स्टैचू की फॉर्म में कैसे? स्टैचूज जो मथुरा और तक्षशिला में बनने लगे थे, जिसमें बुद्धा को एज एक फॉर्म में दिखाया गया कि बुद्धा जो है वो ऐसे थे। ठीक है, इसमें आगे आपको दिखाया होगा एक पिक्चर में, ये देखें, ये है स्टैचू फ्रॉम मथुरा। दिस स्टैचू इज़ फ्रॉम मथुरा एंड दिस इज़ फ्रॉम तक्षशिला। ठीक है, तो ये उनको, बुद्धा को इस फॉर्म में दिखाया गया, जबकि पहले उनको किस में दिखाया गया था? सिर्फ स्कल्पचर्स की फॉर्म में। ठीक है, और एक सेकंड और चेंज भी इनमें आया था कि जो ये बिलीफ, ऐसा बिलीफ था जो पहले बुद्धिज़्म था, उसमें ये था कि बोधिसत्वा। बोधिसत्व क्या चीज़ है कि जब कोई बुद्धिज़्म को फॉलो करता है और वो बिल्कुल उसकी हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर लेता है, तो वो एक बोधिसत्व बन जाता है। मतलब ऐसा पर्सन जो कि सब कुछ उसने हासिल कर लिया, जो भी बुद्धिज़्म में सिखाया गया, वो हाईएस्ट स्टेज पर वो आ चुका है एनलाइटनमेंट की, मतलब अपनी लाइफ की जो एनलाइटनमेंट स्टेज है उसको अटेन कर लिया है। तो अब वो नॉर्मल लाइफ से वो अलग चले जाते हैं और उसके बाद कहीं आइसोलेटेड जीवन, एक सन्यासी या एक तपस्वी की तरह वो जीते हैं। ऐसा पहले बोधिसत्व का अर्थ था। लेकिन अब इसके बाद जो बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ तो अब क्या किया गया कि उनको ये अलग नहीं जाना था। अब जो बोधिसत्व अटेन कर लेते थे, एनलाइटन अटेन कर लेते थे, अब उनको लोगों के बीच में जाना था और उनको अपने बारे में जो बुद्धिज़्म की जो क्वालिटीज़ हैं उनको लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, ताकि और लोग भी सीख सकें और बुद्धिज़्म का स्प्रेड हो सके। ठीक है, दे रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल।
The worship of Bodhisattva became very popular and spread throughout Central Asia, China and later to Korea and Japan. तो अब जो बोधिसत्वास थे इन्होंने बुद्धिज़्म को फैलाया चारों तरफ, तो कहाँ कहाँ तक? सेंट्रल एशिया, चाइना एंड कोरिया एंड जापान, बहुत सारी कंट्रीज़ में ये फैल गया, तो ये लिमिटेड नहीं रह गया, ठीक है। तो अब इसमें ये था कि बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया वेयर डजन्स ऑफ केव्स वर हॉलोड आउट ऑफ हिल्स फॉर मॉन्क्स टू लिव इन। तो जो पहाड़ वगैरह हुआ करते थे वेस्टर्न घाट्स में या ईस्टर्न में या साउथ की तरफ जितने भी पहाड़ वगैरह थे उनमें केव्स बना दी गई थी। वो केव्स किसने बनवाई थी? राजाओं ने बनवाई थी, या बड़े बड़े जो किसान जमींदार थे उन्होंने बनवाई थी, या जो ट्रेडर्स थे उन्होंने बनवाई थी। किसके लिए? बुद्धिस्ट मॉन्क्स के लिए, जो जिन्होंने एनलाइटमेंट ले लिया है या जो सीख रहे हैं उनकी स्टडी के लिए। तो उससे भी एक हेल्प मिली जस्ट टू स्प्रेड बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसमें क्या था कि सम ऑफ दीज केव्स were made on the orders of kings and queens, others by merchants and farmers. These were often located near passes through the western Ghats. अच्छा, इंडिया का जो ये लोअर पार्ट है, साउथ पार्ट, तो इसमें ये वाली एरिया क्या कहलाता है? वेस्टर्न घाट्स कहलाता है। तो यहाँ तक आने के जो रास्ते थे, तो आपको मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था इसी चैप्टर की कि ये जो वेस्टर्न पोर्ट थे ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस थे, क्योंकि यहाँ से पूरी इंडिया से सामान लाके अदर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता था, भेजा जाता था शिप के थ्रू। तो यहाँ पे ट्रेडर्स बहुत ज़्यादा थे। तो इस एरिया में आने वाले जो रास्ते थे उनमें भी बहुत सारे जो केव्स थी वो बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? ताकि जो लोग ट्रेडर्स जो बाहर की कंट्रीज से आ रहे हैं उन पे भी बुद्धिज़्म का इम्प्रेशन पड़े और वो भी सीखें, और वहाँ से अगर कोई बुद्धिस्ट बाहर दूसरी कंट्रीज में जाना चाहते हैं टू स्प्रेड बुद्धिज़्म तो उनको भी इजीली जाने पाएँ, ठीक है। नेक्स्ट है हाँ, तो अब बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड्स टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। अब इन कंट्रीज़ में भी बुद्धिज़्म फैलने लगा था। The older form of Buddhism known as Theravada Buddhism was more popular in these areas. तो साउथ के जो एरियाज थे इनमें जो पुराना बुद्धिज़्म का जो नाम था थेरावड़ा बुद्धिज़्म वो ज़्यादा पॉपुलर था। जो नया सेक्ट था वो उसमें यहाँ पॉपुलर नहीं था, ठीक है। अब इसमें आता है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। अच्छा, ये देखो एक इधर डायग्राम दिया, वो दिया है, पिक्चर दिया है, अ केव एट कार्ले महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ये केव दिखाई है। इस तरीके से पहाड़ों को काट के और इस तरीके से गुफा बनाई जाती थी, और इनमें मॉन्क्स और मोनेस्ट्रीज जहाँ पर बुद्धिज़्म को पढ़ाया जाता है वो स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट है द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स। अब एक नया वर्ड आप यहाँ देख रहे हैं, पिलग्रिम। व्हाट इज पिलग्रिम? पिलग्रिम्स क्या होता है? पिलग्रिम होते हैं वो मेन या वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप, जो कि पवित्र स्थानों पर जाते हैं, यात्रा करते हैं अपनी पूजा या अपनी जो भी श्रद्धा है उसको पूरा करने के लिए। तो द क्वेस्ट, अब ट्रेडर्स जो थे वो इधर से उधर कैरावैन्स में या शिप्स में ट्रैवल करते थे। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ट्रेडर्स जो है वो ट्रैवल करते थे सामान को इधर उधर ले जाने में। अब उनके साथ साथ पिलग्रिम्स भी इधर से उधर ट्रैवल कर लिया करते थे उन ट्रेडर्स के शिप में या जिसमें भी वो सामान लेके जाते थे उसमें वो पिलग्रिम्स ट्रैवल कर लेते थे, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपके कभी भी आ सकती है कि हु आर पिलग्रिम्स। तो पिलग्रिम्स आर मेन एंड वुमेन who undertake journeys to holy places in order to offer worship, ठीक है। नेक्स्ट इज द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। अब जो मैंने भी बताया पिलग्रिम्स जो थे वो ट्रैवल करते थे, तो सबसे ज़्यादा ट्रैवल किन्होंने करा था? चाइनीज़ पिलग्रिम्स ने। उनमें एक आता है ये, इनका नाम आपको पढ़ने में ज़ियान जैसा लग रहा है बट एक्स इज साइलेंट हियर, सो वी विल प्रोनाउंस इट लाइक फायान, who came to subcontinent around 1600 years ago. दूसरे थे ये, इनके नाम में भी आपको ज़ुआन जैंग लगेगा बट वी प्रोनाउंस इट लाइक हुएन जैंग। इसमें एक्स इसमें साइलेंट, एक्स इज साइलेंट हियर, फायान एंड हुएन जैंग, ठीक है। who came around 1400 years ago and I King who came about 50 years after Huan Zhang, ठीक है। They came to visit places associated with the life
ऑफ द बुद्धा एज वेल एज फेमस मोनेस्ट्रीज। उन्होंने क्यों ट्रैवल करा था? ताकि वो बुद्धा की लाइफ को और अच्छे से सीख सके और जो मोनेस्ट्रीज हैं उनको ट्रैवल करके वो और कुछ सीख सके। ठीक है, ईच ऑफ दीज पिलग्रिम्स लेफ्ट एन अकाउंट ऑफ हिज जर्नी। इन्होंने क्या किया, जब ट्रैवल किया ये एरियाज़ में, तो उन्होंने अपनी कुछ राइटिंग्स लिखी जिसमें अपनी ट्रैवल के बारे में उन्होंने पूरा बताया कि हमें क्या क्या डेंजर्स रास्ते में आए थे या हमें कैसा लगा, मोनेस्ट्रीज कैसी थी, क्या क्वालिटीज़ थी, बहुत कुछ उन्होंने यहाँ लिखा भी। और यहाँ से उन्होंने बहुत सी बुक्स भी कैरी करी जो बुद्धिज़्म पर थी और भी रिच कल्चर के ऊपर बेस्ड थी, यहाँ से कैरी करके वो अपने साथ ले भी गए थे। ठीक है, ताकि वो और अपनी कंट्री में जाके उनको स्प्रेड कर सके। ठीक है, अब इसमें आता है हाउ फाइयान रिटर्न टू चाइना। अब कैसे फाइयान रिटर्न हुआ चाइना के लिए? तो पहले बहुत ज़्यादा शिप्स या सी रूट्स बहुत डेवलप्ड नहीं थे, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए वो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स के साथ ही जाया करते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी जर्नी जो है वो बंगाल से स्टार्ट करी थी। उन्होंने शिप में बोर्ड किया, तो ये बताते हैं कि कुछ दिन बाद उसमें वो जिस शिप में वो जा रहे थे ट्रेडर्स के साथ, तो उसमें रास्ते में समुद्र में तूफान आ गए थे। तो मर्चेंट्स ने क्या किया, ट्रेडर्स ने क्या किया, अपना सामान जो है शिप को हल्का करने के लिए समुद्र में फेंक दिया कि जिससे शिप जो है वो हल्का हो जाए। लेकिन जो ये फाइयान थे, इन्होंने क्या किया था, बुद्धा से रिलेटेड जो भी उनके पास सामान था वो उन्होंने अपने पास ही रखा, लेकिन बाकी अपना जो भी सामान था वो उन्होंने समुद्र में फेंक दिया हल्का करने के लिए। जो उनके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें भी थी अपनी खुद की पर्सनल, वो भी उन्होंने फेंक दिया, लेकिन बुद्धा से रिलेटेड उन्होंने बुक्स, स्क्रिप्चर्स उन्होंने कुछ भी नहीं फेंके थे। ठीक है, तो ये बताता है, उसमें यही लिखा था कि बहुत बड़ा है समुद्र, उसके बारे में उन्होंने अपनी ट्रैवल के बारे में डिफाइन करा था। ठीक है, नेक्स्ट है हुएनसांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू चाइना। अब ये हुएनसांग जो थे, इन्होंने चाइना जाने के लिए जो ये नर्दर्न पार्ट वाला एरिया है इंडिया का, ये वाला, यहाँ से इन्होंने ऐसे करके ये कवर किया था नर्दर्न पार्ट से। तो लैंड रूट इन्होंने फॉलो किया था, कहाँ से, नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। और अपने साथ वो क्या ले गए थे, स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर, statues of Buddha made of gold, silver and sandalwood and over 600 manuscripts loaded on the back of 20 horses। इतना सामान वो अपने साथ ले गए थे। तो इसमें बताते हैं कि रास्ते में जब इंडस रिवर पड़ती है, ये इंडस रिवर, जब ये उसको क्रॉस करवा रहे थे, तो जो भी जिस भी मीडियम से ये क्रॉस कर रहे थे, तो रास्ते में इनके मैन्युस्क्रिप्ट्स बह गए थे। अराउंड 50 मैन्युस्क्रिप्ट इनके खो गए थे। ठीक है, 600 मैन्युस्क्रिप्ट्स में से। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होते हैं, जो हाथ से लिखी हुई बहुत पुराने, जैसे जो ओरिजिनल टेक्स्ट थे जो कभी लिखे गए होंगे पहले, लेकिन वो हाथ से लिखे हुए थे पहले। कई बार पेजेस नहीं थे डेवलप, तो पत्तों पे या पेड़ की छाल पे, इन पे भी लिखे थे, तो बहुत इनको रिच माना जाता है, तो ये अपने साथ ले गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, इन्होंने क्या किया था, ही स्पेंट, फिर जब ये अपना चाइना पहुंच गए थे, तो इन्होंने अपनी बाकी की लाइफ इन सब मैन्युस्क्रिप्ट्स को संस्कृत से चाइनीज़ में ट्रांसफ़र करने या फिर ट्रांसलेट करने में इन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी। अच्छा, इसमें एक नाम आता है नालंदा यूनिवर्सिटी, जो आज भी बिहार में है, और ये स्टार्टिंग में ये बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा बड़ा इंस्टीट्यूट था। तो हुएनसांग एंड अदर पिलग्रिम्स स्पेंड स्टडिंग इन नालंदा, इन्होंने अपना समय नालंदा में स्पेंड किया बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में। तो इन्होंने ये डिफाइन किया है हुएनसांग ने कि नालंदा में बहुत स्ट्रिक्टनेस है, टीचर्स बहुत लर्नड हैं, और वहाँ पे बहुत अच्छा नॉलेज दी जाती है, बहुत स्ट्रिक्टली दी जाती है, और अंदर हर किसी को एंट्रेंस नहीं मिलती है। जो गेट कीपर है वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, जिनके आंसर देने के बाद ही आपको अंदर एंट्रेंस मिलेगी। और ये बताते थे कि कोई 10 में से 7-8 लोग आंसर्स गलत देते थे, जिसकी वजह से उनको एंट्रेंस नहीं मिलती थी। तो इतना टफ था वहाँ का रूल नालंदा यूनिवर्सिटी या नालंदा मोनेस्ट्री अंदर जाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। ना अब एक नई चीज़ यहाँ पे, अभी तक हमने बुद्धिज्म सेक्ट के बारे में पढ़ा, अब इसमें दिया है भक्ति। दिस वॉज ऑल्सो अ सेक्ट स्टार्टेड आफ्टर दैट। तो इसमें क्या बताया कि भक्ति में क्या बोला गया था कि हम जिसको भी मानते हैं, ईश्वर मानते हैं या भगवान मानते हैं, उनके वेरियस फॉर्म्स, अलग अलग फॉर्म्स को कंसिडर किया गया।
तो इसमें ये कहा कि आप किसी भी फॉर्म को मान सकते हैं अपने लिए, और वो फॉर्म जो भी है आप उसके लिए पूरी तरह से डिवोटेड रहोगे सच्चे मन से, ठीक है। तो उसमें लोगों ने कोई ट्री को भी मान सकता है, कोई माउंटेन को मान सकता है, कोई सन को मान सकता है, कोई किसी एनिमल को मान सकता है, कोई किसी डेटी जो भगवान ईश्वर देवी देवता हैं उनके किसी भी रूप को वो अपने लिए मान सकते हैं, और हम उनके भक्त बन जाते हैं अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं। तो इसमें यही दिया है भक्ति में, उसमें अपनी डिवोशन मतलब बहुत ज़्यादा, और इसमें कोई भी कास्ट के, रिच या पुअर या फिर कोई लो क्लास या मैन या वुमेन, कोई भी भक्ति का मार्ग अपना सकते हैं, ठीक है। अब ये जो आइडिया था भक्ति का, ये कहाँ से मिला था? ये भागवत गीता, अ सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, हिंदू की एक सेक्रेड पवित्र किताब है जिसका नाम है भागवत गीता, उससे ये लिया गया था। इसमें ये कहा गया था कि कृष्ण जो थे उन्होंने बोला था कि अर्जुन से कि भक्ति अपनाओ, मतलब तुम अब अपने को कंफ्यूज मत रखो, और तुम भक्ति तुम किस देवी देवता को मानते हो उनका स्मरण करके खुद को एक भक्त समझो और अपना कार्य करो, जो भी अपना तुम्हारा काम है उनको करो। तो उसी को भक्ति का नाम दिया गया, ठीक है। अब इसमें ये एक दी है स्टैचू दिया है, इसमें विष्णु जो भगवान विष्णु हैं उनका दिया है, उनको वराह के रूप में, VARAHA, दिस इज रॉन्ग रिटन हियर, नाउ आई राइट इट, वराह, VARAHA, वराह की फॉर्म में, भगवान विष्णु को वराह की फॉर्म में माना गया है। इसमें ये आप देखोगे ये एक लेडी की एक स्टैचू भी लगी है। इस लेडी को ये अर्थ मानते थे कि ये पृथ्वी है, और भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह का रूप लिया था। वराह क्या होता है? बोर एक एनिमल होता है, उसके जैसा भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और पृथ्वी माता को बचाया था। तो ये स्टैचू उसी को डिपिक्ट करते हैं, और जो भक्ति मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है भक्ति। इसमें ये दिया है कि भक्ति जो है ये एक संस्कृत वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है भज। भज माने मानना, किसी को शेयर करना या डिवाइड करना। तो अपने आप को, अपने जो हमने माने हैं, डेटी जो माना है, उनको अपने आप को समर्पित कर देना ही भक्ति है, ठीक है। इसमें यही दिया है। नेक्स्ट इज अ पोएम बाय अ भक्त। ये एक पोएम दी है कि जो हम ईश्वर को सब कुछ मान रहे हैं उससे रिलेटेड है, और इसमें ये कंपोज की थी तमिल में बाय अपार। एक अपार करके एक शिवा डिवोटी थे जो लॉर्ड शिवा को मानते थे, उन्होंने इसको ट्रांसलेट किया था तमिल में, ठीक है। नेक्स्ट है बिकॉज द डेटीज वर स्पेशल, उनकी इमेजेस भी अलग अलग थी, जैसे शिवा अलग, कृष्णा की अलग थी, और जो भक्ति मूवमेंट था इनका एक मेन क्वालिटी थी वो ये थी कि भक्ति मूवमेंट में स्कल्पचर्स, पोएट्री और आर्किटेक्चर को बहुत बढ़ावा मिला था, ठीक है। स्कल्पचर, पोएट्री और आर्किटेक्चर, ये आ सकता है कि ये उसका बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि भक्ति मूवमेंट में हमें क्या अचीवमेंट्स मिले थे। तो इसमें ये था कि एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर वाज हाइड या इंक्रीज्ड, ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ड हिंदू। ये हिंदू वर्ड कहाँ से आया था? वी आर हिंदू। तो हिंदू कैसे आया था? ये इंडस रिवर से आया था। इंडस रिवर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिवर थी हमारी, काफ़ी मेजर, तो सभी जो राइटिंग्स है उसमें इंडस रिवर का जिक्र आता है। तो इंडस रिवर से ही हमारा वर्ड इंडिया पड़ा था, और इसी से ही हिंदू पड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है ये, इसमें क्रिश्चियनिटी के बारे में दिया है कि इसमें बताया है कि जो क्रिश्चियनिटी थी ये वेस्ट एशिया में डेवलप हुई थी, वेस्ट एशिया में। तो जीसस क्राइस्ट जो थे इनका बर्थ बेथलेहम में हुआ था, और जो कि एक रोमन एम्पायर का ही पार्ट है। तो इसमें बताया था कि वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड थे, उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे वर्ल्ड को बचाया था। इसके बाद इसमें ये दिया है कि उनकी एक पवित्र बुक है बाइबल में, एक होली बुक है जो क्रिश्चियंस की, उसमें बताया था कि कैसे जीसस क्राइस्ट ने टीचिंग्स दिए हैं अपने, कि सभी के साथ अच्छे रहो, प्रेम से रहो, जैसा औरों के साथ अपने साथ तुम व्यवहार चाहते हो वैसे ही औरों के साथ करो, और इस तरीके से पूरी दुनिया बहुत अच्छी हो जाएगी, ऐसा क्रिश्चियनिटी बाइबल में कहा गया है। नेक्स्ट है द क्रिश्चियंस ऑफ केरला। केरला में जो क्रिश्चियंस हैं उनको क्या कहा जाता है? साइरियन क्रिश्चियंस,
What are they called? Syrian Christians, because they probably come from West Asia, are amongst the oldest Christian communities in the world. तो जो वेस्ट एशिया से आए हुए माने जाते हैं और ये माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट क्रिश्चियंस हैं पूरे वर्ल्ड में. ठीक है, तो इस चैप्टर में इतना ही है. अब इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसका वीडियो बनाऊंगी. तो अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इन योर स्टडी ग्रुप्स एंड लाइक दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग. बाय बाय.